जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आते हैं हर चैप्टर के लिहाज से फिजिक्स के। जो उसी सीरीज के अंदर आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का चैलेंजर लेवल। इंशाल्लाह आज हमारे पास तकरीबन रहेंगे 25 to 30 एमसीक्यूज, जिनको हम कवर करेंगे फॉर आर चैलेंजर लेवल एमसीक्यूज ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। So here we go that my name is Sayyid Shoaib Naqvi, your teacher, your help. So अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आए तो आप इजीली कांटेक्ट करके बता सकते हैं या कमेंट करके बता दिया करें। वी आर ओपन टू टॉक। कोई ऐसा नहीं है कोई और रीड करेगा, हम खुद रीड करेंगे, सब पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 1। Here we go. कह रहे हैं if a body obtains the first condition of equilibrium, then which of the following option will equate to zero? If body obtains the first condition of equilibrium, देखिए बेटा सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है कि बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो। तो देखेंगे ये है लीनियर एक्सेलरेशन, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। तो पहली कंडीशन तो क्या है? ये वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। दूसरा देखिए, अगर सारी फोर्सेस का सम जीरो होगा ना बच्चों, तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। और आपको पता है कि जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होती है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, यानी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर होती है, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर होती है अगर कंडीशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो रहा हो। तो ये देखिए ऑप्शन वन लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या, देखो हमसे क्या पूछेगा इनमें से कौन कौन सा जीरो के बराबर होगा। तो हमने बोला एक तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगा और एक सारे फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होगा। तीसरा है वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क। देखो वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी जीरो, इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस should be zero. This is the second condition of equilibrium, but we are not talking about second condition of equilibrium. We are talking about first condition of equilibrium. So that's why option number 1 and 2 are correct. So the C is the correct answer. 1 and 2. Here we go with first MCQ. Let's move on the MCQ number 2. If the force of 4 Newton is applied by a cylinder on a door handle and the moment of force is 16 Newton. बेटा देखो उसका डेटा बना दो। अगर फोर्स लग रही है बॉडी पर कितनी, 4 न्यूटन की, और मान लो कि एक डोर है और उस डोर पर ना फोर्स हम यहां से लगा रहे हैं और फोर्स लगने से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं, ये अगर आप इसका एक्सप्लोर लेवल देखकर आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू से जैसे मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ टॉर्क का मतलब है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क। तो यहाँ पे क्या आपको टॉर्क दिया गया है कितना, 16 न्यूटन मीटर। टॉर्क दे दिया गया है कितना, 16 न्यूटन मीटर का। फोर्स लगी है 4 न्यूटन की। देन द डिस्टेंस ऑफ द पिवट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ फोर्स अप्लाई। देखो पिवट पॉइंट मान लो दरवाजा यहां से घूमता है और यहां से फोर्स लग रही है, तो इसके डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। इसके डिस्टेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, आर। तो इसके लिए जस्ट अप्लाई टॉर्क फॉर्मूला, द टॉर्क फॉर्मूला इज एफ क्रॉस आर। टॉर्क कितना है 16, फोर्स कितनी है 4 इंटू आर। फिर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो रेडियस निकल कर आ जाएगा 4 मीटर। ये ऐसा होगा ना, 4 बन जाओ 4 2 4 4 सा, तो ये निकल कर आ गया 4 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ए 4 मीटर। करेक्ट आंसर इज ए 4 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई है अच्छे से? आपको टॉर्क दे दिया था, आपको फोर्स दे दी थी, आपसे आर पूछा। क्वेश्चन नंबर 3। इन थ्रो बॉल चैंपियंस ट्रॉफी मैच, इन थ्रो बॉल का एक गेम होता है ना, वो जो हाथ से बॉल को फेंकते हैं, अगर उधर वाले हाथ से मारते इधर फेंकते हैं, बॉल चैंपियन ट्रॉफी मैच है। अ प्लेयर स्पिन अ मेटालिक बॉल 3 kg। एक प्लेयर एक बॉल को स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिस बॉल का मास है 3 kg इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस है 1 मीटर, और कितनी वेलोसिटी से स्पिन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बच्चों हमसे पूछा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। देन मास इज 3 kg, वेलोसिटी इज 1 का स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी थी 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस इज 1।
देन एफ सी वुड बी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 1, देन 4 3 जा 12 न्यूटन मीटर. व्हाट इज दिस? न्यूटन मीटर नहीं, सिर्फ न्यूटन, सेंटीमीटर फोर्स है. माय बैड, दो दफा. आंसर निकल कर आ रहा है 12 न्यूटन. सो 12 न्यूटन शुड बी करेक्ट आंसर. चलिए जी आगे. स्टूडेंट इज अनेबल डोर अनेबल टू ओपन अ डोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, या एक कोई कंडीशन फॉर द गिवन सिचुएशन इज फॉल्स. कह रहे हैं अगर एक बच्चा दरवाजा नहीं खोल पा रहा तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉल्स हो रही है. देखो अगर दरवाजा नहीं खोल पा रहा तो क्या उस पर नेट फोर्स जीरो होगी. हाँ जी, अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो अगर दरवाजे में नेट फोर्स क्या है, जीरो. तो ये कंडीशन तो ट्रू है. जबकि मुझसे पूछे विच ऑफ द कंडीशन आर फॉल्स, तो ये तो ट्रू है. अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो. देखिए अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन जीरो है तो खुल जाना चाहिए. अच्छा यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी सी वर्डिंग का प्रॉब्लम है. यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कि नेट फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो. देखो अगर नेट फोर्स जीरो से बड़ी होगी तो दरवाजा आसानी से खुल जाएगा. यानी ये कंडीशन तो फॉल्स होनी चाहिए ना खुलने पर. ये कंडीशन ट्रू कब होनी चाहिए, खुलने पर. अभी तो नहीं खुल रहा ना, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स. सो दिस शुड बी करेक्ट आंसर. तीसरा कह रहा है फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हिंज ऑफ द डोर. देखो हिंज कहते हैं जहां से दरवाजा रोटेट करता है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में कब्जे लगते हैं ना दरवाजे के आगे, जो दरवाजे को घुमाने में हेल्प करते हैं, तो वो हिंज कहलाते हैं बच्चे. तो अगर आप बिल्कुल फिर नहीं भी लगा रहे हैं कुछ भी उसका खुलना मुश्किल है. दरवाजा ऐसे में भी नहीं खुलेगा क्योंकि टर्निंग का वेक्टर फोर्स बहुत कम हो जाएगा. देखो एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, देखो टर्निंग का वेक्टर फोर्स जो है ना वो बराबर होता है फोर्स इंटू आर के. इसके फोर्स इंटू आर के. अगर एक चीज से बिल्कुल जहां से स्टूडेंट करना है वहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे में आर जीरो हो जाता है. और अगर आप आर को जीरो रखेंगे तो टॉर्क भी क्या हो जाता है, टॉर्क भी जीरो हो जाता है. द फोर्स अप्लाइड ऑन द हिंज ऑफ द डोर. तो हमें क्या समझ में आया कि ऑप्शन टू जो है वो एक्चुअली में फॉल्स है. इस वजह से हमारा ऑप्शन टू जो है वो क्या होगा, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन टू हमारा क्या होगा, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर होगा. ग्रेट. चलो जी आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर. स्पोर्ट रेसिंग कार इज मेड स्टेबल बाय. एक स्पोर्ट्स रेसिंग कार को स्टेबल कैसे बनाया जाता है, उसकी हाइट को बढ़ाकर, उसकी स्पीड को बढ़ाकर, उसकी विड्थ को डिक्रीज कर कर, या उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर कर. तो बच्चों सही जवाब है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके. बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी हम उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं. ग्रेट. आगे चलें. अगला है a light inextensible rope is pulled by two boys in opposite direction with a force of 5 Newton. The total tension in the rope will be. कह रहे हैं एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है, ये एक दूसरे को, ये इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा है, ये इधर से भी 5 न्यूटन, यहां से भी 5 न्यूटन और यहां से भी 5 न्यूटन. तो दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी. अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो टेंशन भी जीरो हो जाएगी. टेंशन कितनी हो जाएगी, जीरो. दोनों तरफ अगर बराबर हो जाए तो नेट फोर्स बॉडी में जीरो हो जाती है, इसलिए टेंशन भी क्या हो जाएगी, जीरो. सो ए शुड बी दी करेक्ट आंसर. आगे चले. क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7. A boy attached a stone of mass 0.1 kg at the end of 1 meter long rope. A boy attached a stone of mass, डेटा बनाओ, इतना मास है 0.1 kg एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रोप. लेंथ कितनी है, 1 मीटर. इफ बॉय rotate the stone in a circle with a velocity of, कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड, देन टेंशन इन द रोप. ओके बेटा याद रख कि अगर किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर, अगर ये लेट्स से सर्कुलर पाथ है, अगेन सॉरी फॉर माय वॉइस, आज आवाज सही नहीं है, और इसके अंदर अगर टेंशन है तो सबसे पहले वो फोर्स सर्कल से जोड़कर रखी हुई है, कौन सी फोर्स है बच्चों को पता होगा कि वो फोर्स है. नहीं पता तो याद रख, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ से जोड़कर रखे वो एक्चुअली कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल होती है. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल होती है. तो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर टेंशन जो होगी ना बच्चों, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की बराबर होगी. तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स निकाले वही टेंशन के बराबर. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन आर. मास कितना है, मास है 0.1 kg.
वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है 1 मीटर का, तो लेंथ आर का स्क्वायर ना, आर इसको रेडियस कह दो, ये रेडियस है, एफ एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 4 अपॉन 1, तो 0.1 इंटू 4 बिकेम 0.4 न्यूटन। क्या इतना ही होगा? हाँ जी बच्चों, क्या यही आंसर होगा? चेक करके बताओ, अपने पास खुद से सॉल्व करो और बताओ क्या यही आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 0.4 न्यूटन। हियर वी गो दैट यही टेंशन के बराबर, तो टेंशन कितनी होगी जितनी सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स है 0.4 न्यूटन, तो टेंशन भी कितनी हो गई 0.4 न्यूटन। यहां पर मतलब टेंशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है ना, अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स जो है वो टेंशन होती है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे जोड़ रही है, इस वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारे टेंशन के बराबर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लम्बर इज ट्राइंग टू ओपन अ स्क्रू, एक प्लम्बर एक स्क्रू खोलने की कोशिश कर रहा है विद अ स्पैनर, स्पैनर का मतलब बच्चों पाना, पाना नहीं होता जिससे नट खोलते हैं। अ प्लम्बर इज ट्राइंग टू ओपन अ स्क्रू विद अ स्पैनर बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स लगा रहा है, देखो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है, तो थीटा कितना हो गया सबसे पहले आप, थीटा हो गया 90 डिग्री की पावर की, जो परपेंडिकुलरली लगा रहा है। फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन की, कितने डिस्टेंस पर लग रही है 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर। हमसे पूछा गया टॉर्क बता दें, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा, एफ है 50, आर है 0.1, ये आ गया साइन 90। अच्छा, जिसको नहीं पता भी, आप 9 में यूजुअली अपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होती, तो साइन 90 बेटा 1 के बराबर होता है। देन टॉर्क इज इक्वल टू 50 का 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकम 5, और साइन 91 होगा, तो टॉर्क आएगा 5 न्यूटन मीटर। कितना आएगा 5 यूनिट, जैसे यूनिट नहीं लिखा है इन्होंने, 5 यूनिट्स, यूनिट लिख देते हैं यहाँ पर, तो न्यूटन मीटर, तो ये आता 5 न्यूटन मीटर। हियर वी गो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट मेक यूज ऑफ टर्निंग अ वेक्टर फोर्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा टर्निंग अ वेक्टर फोर्स से रिप्रेजेंट नहीं करता। टाइटिंग अ टैप, टैप यानी किसी नलके को टाइट करना, तो उसके अंदर घुमाते क्यों है, नलके को जब टाइट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो ये तो टर्निंग अ वेक्टर फोर्स है। हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा टर्निंग अ वेक्टर फोर्स का अफेक्ट नहीं है, तो ये तो है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। रिलीजिंग अ नट विद स्पैनर, नट को टाइट, नट को खोलना पाने से, ये भी बेटा टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट फोर्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। वेडिंग पेन विद पेन ब्रश, दीवार पे कलर कर रहा था, समझ लो, इसका तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो आप, सर्कुलर फोर्स थोड़ी लगाते हो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना, दीवार पे कलर किया जा रहा होता है तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है, जो है वो हमारी रोटेटरी मोशन वाली फोर्स थोड़ी लग रही होती है, या हम रोटेट थोड़ी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसे डी है, पिकिंग अप एन आइस क्यूब विद आइस टंग, आइस टंग को भी जब हम कंप्रेस करते हैं तो वहां भी टर्निंग इफेक्ट फोर्स आता है। कंप्रेस करोगे जब, उसका जो पिवट पॉइंट होगा वो घूमेगा ना, तो वो भी टर्निंग इफेक्ट फोर्स है। सिर्फ पेंट करना किसी ब्रश के थ्रू, ये टर्निंग इफेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल नहीं है, बाकी इनमें से तीनों टर्निंग इफेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। सो हियर देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 10, spanner is used to tighten a screw. If torque is zero, then the applied force will be, देखो अगर torque zero है, then applied force at an angle of 45 डिग्री, देखो याद रखो, अगर torque zero है ना, और फॉर्मूला है एफ आर साइन थीटा, अगर आप ये थीटा की वजह 45 रखते हैं तो ये जीरो थोड़ी आएगा, कभी भी नहीं आएगा, जीरो वैल्यू निकल कर आएगी। 270 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, तो मैक्सिमम मिलेगा 270 के ऊपर, तो मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। इन द सेम डायरेक्शन एज द मोमेंटम, मान लो स्पैनर ऐसे है जिससे नट खोल रहे हैं, आपको फोर्स यहां लगानी चाहिए, लेकिन आप फोर्स ऐसे ही लगा रहे हैं इसी की डायरेक्शन में, स्पैनर के अंदर फंसा के स्पैनर की तरफ ही फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो आर भी ऐसे, भी ऐसे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, तो बेटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब अगर साइन के बजाय जीरो रखो, तो याद रखो बच्चों, साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, तो यहां आ जाएगा जीरो, और उससे टॉर्क क्या हो जाएगा, उससे टॉर्क भी हो जाएगा जीरो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोमेंटम। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा, और अगर एंगल 0 डिग्री का हो गया तो टॉर्क भी 0 डिग्री का हो जाएगा, डिग्री का नहीं, टॉर्क जीरो हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो हमने बोला इफ द टॉर्क इज जीरो, विच मीन दैट द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोमेंटम। एक्सप्लोरर लेवल देखता रहा हूं, अगर मोमेंटम नहीं समझते तो कि मोमेंटम क्या होता है। हाँ जल्दी आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, it is better to use a long spanner than a short one to tighten a nut। देखो अगर तुम लॉन्ग स्पिनर, बड़ा स्पिनर यूज करोगे, बड़ा पाना यूज करोगे नट को खोलने के लिए, तो तुम्हें फोर्स कम लगानी पड़ती है,
जितना करीब से जहां जितना करीब तुम जितने करीब से जहां तक नट खोल रहे हो, उस नट के जितना करीब से पकड़ोगे ना पानी को, उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जितना दूर से पकड़ोगे उतनी कम फोर्स लगानी पड़ती है। इसलिए लॉन्ग स्पनर यूज करते हैं। वो देखा नहीं है ट्रक के बड़े बड़े नट को खोलने के लिए वो स्पनर खड़े होकर उछल रहे होते हैं दूर खड़े हुए। तो क्या होता है, लॉन्ग स्पिनर यूज करने से बजाय कि शॉर्ट स्पिनर, बिकॉज इट रिक्वायर्ड लेस टर्निंग इफेक्ट, नहीं, मच मोर वर्क इज डन बाय द, नहीं, इट रिक्वायर्ड लेस फोर्स, इट रिक्वायर्ड लेस फोर्स। अगर आप स्पिनर की लेंथ बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, नट आसानी से खुल जाएगा। आ जाए जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12। A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal component will be, क्या बेटा फोर्स है कितने न्यूटन की? 30 न्यूटन की। ओह सॉरी, माय बैड, 10 न्यूटन की फोर्स है। 10 न्यूटन की फोर्स है, कितने डिग्री से लग रही है? 30 डिग्री से। हमसे पूछा गया इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बेटा ये वाला कंपोनेंट बताना है, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो बेटा याद रखो, एफ एक्स का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। क्या होता है? एफ कॉस थीटा। तो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और हो जाएगा कॉस 30। तो बेटा याद रखो, कॉस 30 बराबर होता है 8.666 के, या 8.7 के, तो 8.7 के। तो मैं कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 के बजाय आ गया 8.7। let me correct again, it is equals to 0.87, actually it is equals to 0.87 not 8.7। तो यहां आएगा 0.87। जब आप 0.87 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे इट विल बिकेम 8.7 न्यूटन। कितनी आ रही है फोर्स? 8.7 न्यूटन। 0.8666 होता है, वो तो कह रहे हैं 0.87, तो गलत नहीं है, सही है, कह सकते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13। कपल फॉर्म, जो फोर्सेस से कपल बनता है, ये मैंने उससे ही बताया एक्चुअल लेवल के अंदर। एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम लाइन में लग रही है बट अनलाइक है। पैरेलल नहीं, पैरेलल तो है एक दूसरे के बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा ये दोनों फोर्सेज आप स्टीयरिंग के ऊपर लगाएंगे, इससे एक हायर मैग्नीट्यूड का टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं कपल। एक हायर मैग्नीट्यूड का टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। सो कपल फॉर्म बाय टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चाहिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? नहीं। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्सेस तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में है। इक्वल अपोजिट फोर्सेस इन सेम लाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सेम लाइन में लग रही होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और डी है टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस नॉट दैट सेम लाइन। ये देखो, ये दोनों सेम लाइन के ऊपर लग रही है ना, सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है। तो टू इक्वल एंड, ये देखो ना, ये सेम लाइन ही तो है, यहाँ से ये से। तो इस तरीके से टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन, इट इज फॉर्म ऑलवेज कपल्ड। ठीक है जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14। All of the following are the example of turning effect of force। ठीक है, नट से एक हैमर से, एक हथौड़े से एक कील को निकाल रहे हैं, तो हम फोर्स कितना लगाएंगे इस पर? इस तरफ। हमें बताना है कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क की एग्जांपल है या नहीं है। तो जब उस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो ये तो एग्जांपल है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं कौन सा एग्जांपल नहीं है? बॉल को ऐसे अपने हाथ से उठाना, तो ये भी टर्निंग इफेक्ट है, तो ये भी नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस के लिए आप यहां से कोई वेट हैंग कर दे और वो आपको वेट मेजर करके बता देगा कितना है। वेट हैंग कर दे और वो आपको वेट मेजर करके बताएगा, तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। ये देखो स्पैनर जिससे आप नट खोलते हैं, तो जिससे आप नट खोलते हैं वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो विच मीन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच मीन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो, आगे चलते हैं।
इफ ऑल थ्री फोर्सेस F1 F2 F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस है, एक ये F1 है, एक ये F2 है, एक ये F3 है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, इन तीनों फोर्सेस में कौन सी फोर्स जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? बेटा सबसे पहले मोमेंट आर्म समझो, देखो ये घूम यहां से रहा है, ये पिवटेड पॉइंट है, फोर्स यहां से लग रही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आर हो गया, आर तो अच्छा खासी है। अब ये देखो ये वाली जो F3 फोर्स है यहां से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, अगर मैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा लगाऊंगा तो मुझे इसका कुछ ना कुछ टॉर्क मिलेगा, यहाँ पर जीरो टॉर्क नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल है F3 में। अगर मैं F1 में लगाऊंगा F1 आर साइन थीटा, तो बेटा कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, इसमें तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा क्योंकि साइन 90 पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है, इससे मुझे कितना टॉर्क मिल जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा इस वाले पर F1 पर। लेकिन F2 देखो, जिस लाइन में मोमेंट आर्म है F2 भी उसी लाइन में है, तो इनके दरमियान का एंगल हो गया जीरो। कितने डिग्री एंगल हो गया इनके दरमियान का? जीरो। या चलो मैं कहूं अपोजिट है एक दूसरे के, तो मैंने कहा चलो 180 कर लो, थीटा कितना हो गया? 180। तो बच्चों याद रखो साइन 180 भी जीरो के बराबर होता है, साइन 180 भी किसके बराबर होता है? जीरो के। अगर आप यहाँ 90 की बजाय 180 रखें और साइन 180 को जीरो रखें तो पूरा टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो F2 पर जो टॉर्क है बच्चों वो जीरो है क्योंकि वो उसी लाइन पर है जिस लाइन पर मोमेंटम है, उसी लाइन पर है जिस लाइन पर मोमेंटम है। बट F3 कुछ एंगल बना रहा है, इसी तरीके से F1 भी कुछ एंगल बना रहा है। दैट्स वाई जो है F2 का टॉर्क जीरो होगा, तो द करेक्ट आंसर इज F2 ओनली। करेक्ट आंसर इज F2 ओनली। आगे चलें। The meter rule is pivoted as shown in a diagram in order to balance the meter the value of m। बेटा यहाँ का मास बताना है। सबसे पहले एक बात याद रखो, जब हम ये सबसे पहले ये किस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल है या एमसीक्यू है, जब तुम डायग्राम को देखो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि किस पर है। बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसकी काफी बात हमने डायनामिक्स में भी की, डायनामिक्स के मास्टर लेवल में। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो इसका वेट यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा जिसको मैं W1 बोल रहा हूं, इसका वेट होगा mg और इसका वेट होगा W2। इसका मास कितना है? mg के अंदर इसका मास रख सकते हैं ना, कितना मास है? 100 इंटू ग्रेविटी को लेट से मैंने रख लिया 10, ग्रेविटी को मैंने कितना रख लिया? 10 फॉर एग्जाम्पल। तो W2 वुड बी 100 इंटू 10 बिकेम 1000 न्यूटन का वेट यहां से, और यहां से वेट mg है, हमें नहीं पता ना यहां से वेट कितना है। तो चलो यहां से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस इसको कह दो O, इसको कह दो A, इसको कह दो B। चलो कहां करें? यहां कर लें। देखो बेटा याद रखो, इधर से मान लो मैं कहता हूं इधर से ऐसे घूमता है, तो ऐसे घूमना यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? फोर्स, यानी फोर्स की बजाय आ गया वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। आपको बोले सर आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे यूनिट, तो बेटा दोनों तरफ सेंटीमीटर में ही है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ एक तरफ मीटर एक तरफ सेंटीमीटर में हो तो मैं जरूर कर देता। वैसे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इससे मना नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर वही मिलेगा जो हमें मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिलता अगर दोनों सेंटीमीटर में है। चलो W1 कितना है? W1 है mg, कैपिटल mg, ये W1 कैपिटल mg इंटू 50। W2 कितना है? W2 है 1000 इंटू 40। अब ये देखो 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? तो 40 इंटू 1000 बिकेम 40,000 अपॉन 50। 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 8 जा 40 ना, तो ये हो गया 800, यानी mg इज इक्वल टू 800। जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड, कहां करें? जगह नहीं है, यहाँ कर ले, यहाँ कर लेते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रखें बच्चों? ग्रेविटी की वैल्यू रख लेते हैं 10, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो ये बचा 80 ग्राम। कितना बना? मास निकाला है डायरेक्ट हमने ना, क्योंकि वेट के बजाय हमने mg रख दिया, तो डायरेक्ट हमने मास निकाला। मास निकल कर आया हमारे पास कितना? 80 ग्राम। मास कितना निकल कर आया? 80 ग्राम। देखो ये होता है, ये वाली कंडीशन लगाई, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क।
इधर से वेट कितना है, ये W1, इधर का डिस्टेंस कितना है 50, उधर से वेट कितना है ये W2, डिस्टेंस कितना है 40। W1 किसके बराबर था, mg के, तो W1 के बराबर क्या आ गया, mg इंटू 50, W2 की बजाय आ गया W2 यानी कि जो वेट टू कितना आया था 1000 ग्राम, तो ये आ गया 1000 इंटू डिस्टेंस कितना था 40, तो ये आ गया 40, 1000 इंटू 40 बिकेम 40,000, 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आगे डिवाइड, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 8 40, फिर ये ग्रेविटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां की डिवाइड, ग्रेविटी की बजाय 10 रखा, जीरो से जीरो काटा, 80 ग्राम, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 17। इफ अ पर्सन इज टाइटनिंग अ बोल्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, एक बंदा अगर एक नट टाइट कर रहा है, कितनी फोर्स लगाकर, 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर, एट पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम ओ, कितने डिस्टेंस पर, 0.8 मीटर के डिस्टेंस पर, देन टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स वुड बी, टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर, 10 इंटू 0.8 बिकेम 8 न्यूटन मीटर, कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 8 न्यूटन मीटर। डायग्राम भी दे रखी है, लेकिन डायग्राम की हमें यहाँ से खास जरूरत नहीं है, डेटा दिया गया था, पॉइंट ओ पर हमें बोला गया था बता दो कितना टॉर्क होगा, हमने बता दिया, जैसे अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। आगे चलें, when a car is tilted from the ground then the center of gravity will be, अगर गाड़ी ग्राउंड से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाता है, उसी पोजीशन पर रहता है जैसे पहले होता है, नीचे चला जाता है, पलट जाता है, या ऊपर चला जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज ऊपर चला जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ये स्टेबल कंडीशन में होता है गाड़ी जब मूव कर रही हो, तो इसमें गाड़ी थोड़ा सा ऊपर उठती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइट होता है गाड़ी को दोबारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? spanner is used to tighten the bolt. If the torque is zero, then the applied force, ये देखो ये भी शायद पीछे भी आया है, रिपीट हुआ है शायद, ये इसका था इन द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट, मैंने बताया फोर्स और मोमेंट आर्म अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो जीरो, मतलब मान लो मोमेंट आर्म भी इस तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, तो थीटा जो होगा इनके बीच में वो जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा एफ आर साइन जीरो, और साइन जीरो बेटा क्योंकि जीरो होता है तो टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये पीछे भी आया, रिपीट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी अभी हमने पीछे किया, ये भी रिपीट हुआ है, 8.7 न्यूटन। आप पीछे कैसे किया था अभी हमने ये दो एमसीक्यू रिपीट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तो तैयारी अच्छी हो रही है। तो अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स का एफ है, ये एफ एक्स मैंने बताया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ आ गया कितना 10 इन कॉस 30, कॉस 30 मैंने आपको बताया 0.87 के बराबर, आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8.7 न्यूटन, जो हमने पीछे भी किया था। आगे चलें, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, चलो डेटा बनाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन on an object x for 10 seconds, if the velocity of an object is 50 meter per second, then the momentum in the object, then the momentum in the object, तो बेटा याद रखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अगर 100 न्यूटन की फोर्स लगी और 10 सेकंड तक बॉडी कांटेक्ट में रही तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, इसके लिए सब फॉर्मूला है इंपल्स का, फोर्स इनटू टाइम, इसके लिए वेलोसिटी की हमें जरूरत नहीं है, तो वेलोसिटी इज अ डिस्ट्रक्टर हियर। फोर्स कितनी है, फोर्स लगी है 50 न्यूटन, एम आई करेक्ट, नो फोर्स इज 100 न्यूटन, और कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई देम द वैल्यू वुड बी 1000, और यूनिट क्या होता था मोमेंटम का, न्यूटन सेकंड, क्या होता था, न्यूटन सेकंड। ठीक है जी, चलें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर और आफ्टर कोलिजन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है बच्चों, कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। आगे चलें, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ, भाई वेट निकाला जाता है मास इनटू ग्रेविटी से, हर पॉइंट टू पॉइंट वेट अलग अलग होता है, क्योंकि हर पॉइंट की क्या अलग होती है, एक्सटेंशन अलग होती है, ग्रेविटेशनल पुल अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है, या साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो हर जगह ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग होती है।
आप मून पर जाके वेट निकाल लें तो वो अलग आ रहा है, अर्थ पे निकाल लें तो वो अलग आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी अलग है, क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, इस वजह से ये ग्रेविटी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। Friction upward motion between two bodies in contact because of charge on a body, weight on a body, roughness of the surface. फ्रिक्शन कब आती है? अगर आप काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के एमसीक्यू देखकर आए ना तो ये मेथड आपका बहुत अच्छा बना हुआ होगा। तो फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होती है? ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। वैसे चार्जेस ऑन अ बॉडी भी सही है, बट अभी हम इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं देख रहे। तो द करेक्ट आंसर इज रफनेस ऑफ अ बॉडी। फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होती है? ड्यू टू द रफनेस ऑफ अ बॉडी। Which of the following statement is true for limiting friction? कौन सी स्टेटमेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिहाज से सही है? Greater than rolling friction, it is greater than sliding friction, it is greater than kinetic friction. क्या वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है? क्या वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है? क्या वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है? या ऑल आर ट्रू? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर ट्रू। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जो रोलिंग, स्लाइडिंग, काइनेटिक, स्टैटिक हर तरीके की फ्रिक्शन से ज्यादा होगी कौन सी फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन हर तरीके की फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। बात आ रही समझ लो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मान लो मैं अपने हाथों का ऐसे लगा लूं, एक पॉइंटर स्लिप कर जाए, समझ लो कितने मैंने तो वैल्यू थी ना फ्रिक्शन की, जो मैक्सिमम जिसके बाद फ्रिक्शन और होल्ड नहीं कर पाई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। So here we go that we complete the MCQs of challenger level of turning effect of force। होपफुली कि ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बिग लक फॉर योर एग्जाम। और अगर अभी तक आपने सारी सीरीज देखी है तो बच्चों वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बेटा मिलते हैं आपसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के मास्टर लेवल के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।